हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस की बॉडी को नीड क्यों है और ये कैसे होता है। जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर इंजरी होती है और वो ब्लड वेसल को इंजर कर देता है तो ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाता है। अगर ये ब्लड कंटिन्यूस बाहर आता रहेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये जो इंजरी ब्लड वेसल्स को हुई है, इस इंजरी को अपने आप रिपेयर करने की एबिलिटी होती है और एक मैकेनिज्म फॉलो होता है इस ब्लड को बहने से रोकने के लिए, और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमो मीन्स ब्लड, स्टेसिस मीन्स स्टॉप, ब्लड का स्टॉप होना। अब ये कैसे स्टॉप होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से फैक्टर आते हैं, किस तरह से ये इंजरी को रिपेयर करता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन होगी, हीमोस्टेसिस इज एन ऑटो रेगुलेटेड प्रोसेस involving platelet, clotting factor and endothelium that leads to formation of blood clot at the site of vascular injury which serve to prevent or limit the extent of bleeding. hemostasis का होना बहुत जरूरी है, it is essential for life. अगर hemostasis नहीं होगा तो उससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर होंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है जिसमें क्या होगा कि ये मैकेनिज्म है ही नहीं, और दूसरा होगा थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर जिसमें बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, उसको थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें जो नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसकी इंजरी भी नहीं हुई है उसके अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हीमोस्टेसिस प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट फैक्टर के साथ में। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। जब भी ब्लड वेसल की इंजरी होगी तो हीमोस्टेसिस के फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 इज वासोकंस्ट्रिक्शन, स्टेप नंबर 2 इज प्राइमरी हीमोस्टेसिस जिसमें प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, स्टेप 3 इज द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जिसमें फिब्रिन डिपोजिशन होगा, एंड स्टेप 4 इज द क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रेस्टोरेशन। इन सबको डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल एंडोथीलियम के बारे में बात करते हैं। जो नॉर्मल ब्लड वेसल होता है उसकी जो अंदर की लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है अंदर से, उसको एंडोथीलियम बोलते हैं। अब इसमें पॉइंट आउट करो, पॉइंट नंबर 1, एंडोथीलियम से जो सीक्रेट होता है पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और नाइट्रस ऑक्साइड एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेज, ये सब क्या करते हैं, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, प्लेटलेट को आपस में जुड़ने नहीं देते हैं। सेकेंड, एंडोथीलियम सीक्रेट करता है वॉन विल्बेंट फैक्टर और एंडोथिलिन जो कि हीमोस्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड, एंडोथीलियम के ऊपर रिसेप्टर होते हैं थ्रोम्बिन रिसेप्टर्स, ये थ्रोम्बिन को बाइंड कर लेते हैं और कोगुलेशन को नहीं होने देते हैं। फोर्थ, एंडोथीलियम पे थ्रोम्बोमोडुलिन रिसेप्टर होता है और साथ साथ में प्रोटीन सी भी रिसेप्टर होता है। थ्रोम्बोमोडुलिन रिसेप्टर से थ्रोम्बिन आके बाइंड करता है और प्रोटीन रिसेप्टर से आके प्रोटीन सी बाइंड करता है। जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बन जाता है विटामिन के की प्रेजेंस में, फिर ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे प्रोटीन सी एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन एस के साथ मिलके ये फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को भी इनएक्टिव कर देता है, जिससे ब्लड कोगुलेशन रुक जाता है। फिफ्थ पॉइंट, एंडोथीलिन के ऊपर एक और रिसेप्टर होता है दैट इज हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल। जो हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल हैं उस पे आके एंटी थ्रोम्बिन बाइंड कर जाता है और एंटी थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट कर देता है थ्रोम्बिन को, फैक्टर 9 को, फैक्टर 10 को, फैक्टर 11 और फैक्टर 12 को, जिससे कि वो ब्लड कोगुलेशन नहीं होने देता। सिक्स पॉइंट में एंडोथीलियम एक टिश्यू फैक्टर पाथवे भी होता है। जो टिश्यू फैक्टर पाथवे है वो इनएक्टिवेट करता है प्रोटीन एस की प्रेजेंस में फैक्टर 7 को, जिससे कि कोगुलेशन रुक जाता है। एंड 7 पॉइंट पे एंडोथीलिन रिलीज करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए, और ये टीपीए जरूरी होता है हमें फिब्रिनोलाइसिस जो कि कोगुलेशन को रोक देता है और वहां से फिब्रिनोलाइसिस कर देता है। अब इसको हम आगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हीमोस्टेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है वासोकंस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इंजर्ड ब्लड वेसल है जिसमें एंडोथीलियम और सब एंडोथीलियम, जो एंडोथीलियम के नीचे का है, सब में इंजरी हो गई है और ब्लड बाहर जा रहा है। अब इस ब्लड को रोकना है, तो रोकने में सबसे पहले स्टेप आएगा वासोकंस्ट्रिक्शन। वो कैसे होता है, एंडोथीलियम एक रिलीज करती है एंडोथीलिन को और ये एंडोथीलिन कॉज करती है वासोकंस्ट्रिक्शन। वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, ब्लड वेसल को सिकुड़ देगी और वहां से क्या होगा कि जहां पे ब्लड बहुत ज्यादा रहता है ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड कम आएगा। सेकंड, मायोजेनिक स्टिमुलेशन होगा। मायोजेनिक स्टिमुलेशन कैसे होता है कि जो भी इंजरी है वो डायरेक्ट स्मूथ मसल को डैमेज करती है। जब स्मूथ मसल भी डैमेज हो रही है और स्टिमुलेट होगी
तो वो भी वासोकंस्ट्रिक्शन करेगी। थर्ड, जिसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आएंगे वो भी वासोकंस्ट्रिक्शन कराएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज वासोकंस्ट्रिक्शन, और वासोकंस्ट्रिक्शन का मेन रोल है टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो, और ये हमारा किस किस वजह से होता है? एंडोथेलिन की वजह से, जो रिलीज हुआ एंडोथेलियम से, मायोजेनिक रेस्पॉन्स जो कि डायरेक्ट स्मूथ मसल के स्टिमुलेशन से, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। हीमोस्टेसिस का सेकंड स्टेप होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ये कैसे होता है? अब इस फोटो में आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या होगा? प्लेटलेट अधेशन, प्लेटलेट का अधेशन होगा, इंजर्ड साइट पे प्लेटलेट आके बाइंड करेगी। वो कैसे करेगी वो हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या होगा? प्लेटलेट शेप चेंज, प्लेटलेट एक्टिवेट होगी और उसकी जो राउंड शेप है, जो डिस्क लाइक शेप है, वो चेंज हो जाएगी। ग्रेन्यूल्स सीक्रेशन, जो प्लेटलेट के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं जिसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, कोगुलेशन फैक्टर्स और जो भी उसके अंदर सब्सटेंस है वो बाहर रिलीज होंगे। एंड फोर्थ इज प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो वो प्लेटलेट जो एक बाइंड हुई है वो अदर प्लेटलेट को भी अपने क्लोज बुलाएगी और उसमें भी सेम चेंजेस होंगे। तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट है प्लेटलेट एडेशन। प्लेटलेट एडेशन कैसे होगा? प्लेटलेट बाइंड कैसे करेगा एंडोथेलियम पे? एंडोथेलियम एक फैक्टर रिलीज करती है, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर। ये वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर कुछ अमाउंट में जो प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स रिलीज करती है उसमें भी रहता है। तो ये वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर जाके बाइंड करता है कोलेजन से, और कोलेजन से साथ बाइंड करने के बाद ये बाइंड करता है प्लेटलेट से। प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b। जो ग्लाइकोप्रोटीन 1b है ये वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर से बाइंड करता है, और जो वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है वो कोलेजन से बाइंड करा होता है। तो इस तरह से पहला प्लेटलेट आके बाइंड कर जाता है। जैसे ये प्लेटलेट यहाँ पे बाइंड करता है तो उसके साथ साथ उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी शेप में जो डिस्क लाइक शेप है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, वो फ्लैट शेप की बन जाती है, जो कि इसका सेकंड स्टेप है प्लेटलेट शेप चेंज। प्लेटलेट शेप चेंज का मतलब है कि प्लेटलेट इज स्टार्टिंग टू गेट एक्टिवेट। तो सबसे पहले इसकी शेप चेंज हो जाती है फ्रॉम स्मूथ से फ्लैट में। सेकंड, इसके अंदर का जो सेकंड रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, वो भी और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसका एक्टिव होने का मतलब है कि इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द फाइब्रोनिजन बढ़ जाती है, और फाइब्रोजन इससे आके बाइंड कर जाता है। और प्लेटलेट के अंदर जो नेगेटिव चार्ज फास्फोलिपिड्स हैं वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं प्लेटलेट सरफेस पे। तो प्लेटलेट का सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जहां पे आपके कैल्शियम बाइंड कर जाता है, और ये कैल्शियम साइट रिजर्व करता है फॉर कोगुलेशन कॉम्प्लेक्स। जब कोगुलेशन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा तो जिस तरह से प्लेटलेट अब एक्टिवेट हुआ है, जैसे प्लेटलेट एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, शेप चेंज होती है, तो वहां उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट के अंदर वो रिलीज होंगे। और प्लेटलेट के अंदर दो टाइप के ग्रेन्यूल होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल और डेल्टा ग्रेन्यूल जिसे बोलते हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर पी सिलेक्टिन होता है, फैक्टर 5 होता है, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर होता है, फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रोनेक्टिन होता है, प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है, पीडीजीएफ फैक्टर होता है, और टीजीएफ बीटा फैक्टर होता है। इसका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तो कोगुलेशन कराएंगे और सेकंड रिपेयर, टिश्यू की रिपेयर भी कराएंगे। यहाँ पे सेकंड ग्रेन्यूल होता है डेंस ग्रेन्यूल। डेंस ग्रेन्यूल में एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम, सेरोटोनिन और एफिनेफ्रिन, ये सब कोगुलेशन में हेल्प करेंगे और स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करेंगे। अब क्या होगा, जब ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाएंगे तो इसके अंदर एडीपी है। एडीपी क्या करेगा? अदर प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगा। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होगा? ये भी अदर प्लेटलेट एक्टिवेट करेगा और उसको एग्रीगेशन करवाएगा। तो इस तरह से प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा कि जो प्लेटलेट हैं वो एक दूसरे से बाइंड होना शुरू हो जाएंगी। और बाइंड कैसे होती हैं? एक बार एक्टिवेट हो गई तो आपको पता है ऑलरेडी ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो कि कोलेजन से बाइंड हो गया है नीचे से, और उसके अंदर एक्टिवेट होने में ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a एक्टिवेट हो जाएगा और उससे फिब्रिनोजन बाइंड कर जाएगा। वो ही फिब्रिनोजन दूसरी प्लेटलेट से बाइंड कर जाएगा क्योंकि अदर प्लेटलेट पे भी ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर है, उससे आके बाइंड कर जाएगा। तो इस तरह से ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। जब स्टार्टिंग में होगा ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन रिवर्सिबल होता है, अगर ये नहीं रुकता है और आगे चलता है तो उसके बाद इरिवर्सिबल हो जाता है और इस प्लेटलेट प्लग स्टेबलाइज हो जाता है और उसका रिट्रैक्शन हो जाता है। अब थर्ड स्टेप इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और फिब्रिन डिपोजिशन। अभी हमने देखा कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फिब्रिन डिपोजिशन होना बहुत जरूरी है फॉर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के लिए। वो कैसे होगा? जो एंडोथेलियम है वो रिलीज करती है टिश्यू फैक्टर, जो कि फैक्टर 3 होता है।
और ये फैक्टर 3 एक्टिवेट करता है कोगुलेशन कैस्केड को। और जब कोगुलेशन कैस्केड एक्टिव होता है, इसके लास्ट में एक्टिवेट होता है थ्रोम्बिन, और जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये फिब्रिन फिर जो प्लग बना है, प्लेटलेट प्लग, उसमें अपना फिब्रिन मेसवर्क बन जाता है और उसके बाद वहां पे एक परमानेंट प्लग बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इस फोटो में आप ए और बी दो फोटो देख रहे हो, तो हम पहले डिस्कस करेंगे ओनली क्लोटिंग इन वीवो। क्लोटिंग इन वीवो का मतलब ब्लड वेसल के अंदर किस तरह से कोगुलेशन होता है, किस तरह से ब्लड क्लॉट होता है। जैसे ही वहां पे टिश्यू की इंजरी होती है, तो वहां पे टिश्यू फैक्टर टीएफ, यहाँ पे दिखा है टिश्यू फैक्टर, जो कि फैक्टर 3 होता है, ये रिलीज होता है। और ये टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को। और जब ये फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाता है, तो ये टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 दोनों मिलके एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 9 को। और ये फैक्टर 9 फैक्टर 8 के साथ एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को। और यहाँ पे कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है। और जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है, तो फैक्टर 10 फैक्टर 5A के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 होता है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, तो ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिनोजन फैक्टर 1 होता है। और ये फिब्रिनोजन जो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिब्रिन फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के साथ बाइंड करके क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। इन फिब्रिन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिससे कि फिब्रिन मेसवर्क बन जाता है। तो इस तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। ये ब्लड वेसल के अंदर है, लेकिन लेबोरेटरी में बाहर जो हम टेस्ट करते हैं, उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। जब ब्लड बाहर आ जाता है बॉडी से, तो क्लॉट कैसे होता है। जब हमने ट्यूब में ले लिया, तो उसमें क्लॉटिंग कैसे होता है। इसमें पहले आता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे के लिए नेगेटिव चार्ज सरफेस होना जरूरी है। जो ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर ग्लास बीड्स होती है जो नेगेटिव सरफेस प्रोवाइड करती हैं। ये क्या करती हैं, ये फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देती हैं, और फैक्टर 12 फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देता है। और ये फैक्टर 11 कैल्शियम की हेल्प के साथ में फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देता है। ये फैक्टर 9 फैक्टर 8 के साथ मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है। और फिर फैक्टर 10 फैक्टर 5 के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन, जो कि फैक्टर 2 है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन, जो कि फैक्टर 1 है, उसको कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन। तो इस तरह से इंट्रिंसिक पाथवे कंप्लीट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर आए, फैक्टर 12 फैक्टर 11 फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8, उन्होंने फिर एक्टिवेट किया फैक्टर 10 को। और फैक्टर 10 फैक्टर 5 के साथ एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 2 को, जो कि प्रोथ्रोम्बिन है। और प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन बन जाता है, तो ये फैक्टर 1 फिब्रिनोजन को एक्टिवेट कर देता है फिब्रिन में। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे, अगर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें, तो यहाँ पे टिश्यू फैक्टर की नीड होती है। तो टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को। और जब फैक्टर 7 एक्टिवेट हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को कैल्शियम की मदद से। और फिर जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है, तो फैक्टर 10 फैक्टर 5 के साथ फैक्टर 2 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन है, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये थ्रोम्बिन फैक्टर 1, जो कि फाइब्रिनोजन है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिब्रिन में। तो इस तरह से ये दोनों पाथवे एक कॉमन पाथवे में आके मिलते हैं और आगे कंप्लीट करते हैं फिब्रिन फॉर्मेशन। तो एक्सटेंसिक पाथवे में जो फैक्टर आए, सबसे पहले टिश्यू फैक्टर, जो कि फैक्टर 3 है, और उसने एक्टिवेट किया फैक्टर 7 को, 7 ने एक्टिवेट किया फैक्टर 10 को, 10 ने एक्टिवेट किया फैक्टर 2 को, और 2 ने एक्टिवेट किया फैक्टर 1 को। तो इस तरह से ये एक्सटेंसिक पाथवे भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में जो कॉमन पाथवे है, उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 2 और फैक्टर 1। अब हमने दोनों पाथवे पढ़े, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। जिसकी फोटो में आपको दिख रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे में बहुत सारे फैक्टर हैं, ये स्टार्ट होगा एंड होगा, तो ये ज्यादा टाइम लेता है। और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये देखो आपने बहुत छोटा सा पाथवे है, तो ये बहुत कम टाइम लेता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। आफ्टर प्लेटलेट एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, टिश्यू फैक्टर होता है। जो टिश्यू फैक्टर जो रिलीज होता है एंडोथेलियम से, वो जाके बना देता है फिब्रिन, और वहां पे लास्ट में फिब्रिन मेसवर्क बन जाता है। इस सारे कोगुलेशन पाथवे में थ्रोम्बिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बिन का रोल, क्योंकि थ्रोम्बिन केवल फैक्टर 1 फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं करता, साथ साथ में फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट करता है, जो कि हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का।
थ्रोम्बिन आल्सो एक्टिवेट करता है फैक्टर 8 को, जो हेल्प करता है 10 फैक्टर को एक्टिवेट करने में, और फैक्टर 11 को भी एक्टिवेट करता है, जो कि हेल्प करता है फैक्टर 9 को एक्टिवेट करने में। तो अगर हम थ्रोम्बिन का रोल देखते हैं तो थ्रोम्बिन क्या करता है, पहले कोगुलेशन में हेल्प करता है, जिसमें एक्टिवेट करता है फैक्टर 1 को, फिब्रिनोजन को, फैक्टर 5 को, फैक्टर 8 को, फैक्टर 9 को, फैक्टर 11 एंड फैक्टर 13 को। सेकंड, ये हेल्प करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी। कैसे करता है कि प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, प्रोटीज एक्टिवेटर रिसेप्टर PAR, और ये जब इसको स्टिमुलेट कर देता है तो वहां प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ाता है। और ये PAR रिसेप्टर होता है एंडोथीलियम पे भी होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल है उन पे भी होता है, वहां पे ये एक्टिन को एक्टिवेट करते हैं, वहां से ग्रोथ फैक्टरों को रिलीज कराता है, जैसे PDGF ग्रोथ फैक्टर, VEGF ग्रोथ फैक्टर, जिससे कि वहां पे जो टिश्यू की इंजरी है उसकी रिपेयर स्टार्ट हो जाती है। हेमोस्टेसिस फोर्थ स्टेप इज क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रेस्टोरेशन। अब बहुत सारा फिब्रिन बन गया, फिब्रिन मेसवर्क भी है, प्लेटलेट एग्रीगेट भी हो गया है, ये सारा प्लग बन गया है। तो ये प्लग क्या करता है, इट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन टू फॉर्म ए सॉलिड परमानेंट प्लग बन जाता है। अब ये क्या है, ये प्लग है जो ये और ज्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर ये प्लग कंटिन्यूस बनता चला जाएगा तो कंप्लीट ब्लड वेसल को ही ऑब्स्क्योर और ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, वहां पे क्लॉट रेस्टोरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब टिश्यू रिपेयर स्टार्ट हो जाता है तो एंडोथेलियम रिलीज करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को, और ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक्टिवेट कर देता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में। और फैक्टर 12, जो फैक्टर 12 होता है वो भी इस प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये प्लाज्मिन कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्लाज्मिन जहां पे भी फिब्रिन बना हुआ है उस फिब्रिन को डिसॉल्व करना और ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि रिलीज हो जाता है फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, जिसको डी डाइमर भी बोलते हैं। अब क्लिनिकली हम डी डाइमर को एसेस करते हैं कि अगर डी डाइमर बहुत ज्यादा है तो वो बताता है कि बॉडी के अंदर क्लॉट है बने हुए हैं और ये क्लॉट टूट रहे हैं। तो एक तरह से थ्रोम्बोटिक इवेंट्स को क्लिनिशियन को बताता है। जो ये कि फ्री प्लाज्मिन होता है, ये फ्री प्लाज्मिन अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन के साथ बाइंड हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत ही नैरो रेंज पे रेगुलेट होता है। तो इस तरह से जो ये फिब्रिन का डिग्रेडेशन हुआ इसको फिब्रिनोलाइसिस भी बोलते हैं। बाकी इसी टाइम पे जो एंडोथेलियम का फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, जो कि इस पिक में दोबारा से जो 7 फैक्टर हैं ये भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि कोगुलेशन आगे ना हो, एंटी कोगुलेंट की तरह। जो कि फॉर एग्जांपल एंडोथेलियम रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, नाइट्रस ऑक्साइड और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि इनहिबिट कर देता है प्लेटलेट को, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देता। सेकेंड, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर एंडोथेलियम, अगर टिश्यू रिपेयर हो गया है तो ये रिलीज नहीं होता है। थर्ड, वहां पे हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल हैं वो बाइंड कर जाते हैं एंटीथ्रोम्बिन से, और ये एंटीथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है और जो कि इनएक्टिव कर देता है थ्रोम्बिन को, फैक्टर 9 को, फैक्टर 10 को, फैक्टर 11 और फैक्टर 12 को। समरी को एक बार डिस्कस करते हैं। समरी में क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप था वासोकंस्ट्रिक्शन। वासोकंस्ट्रिक्शन किसकी वजह से हुआ, एंडोथेलिन की वजह से। एंडोथेलिन रिलीज कहां से हुआ, एंडोथेलियम से। साथ साथ में और किसकी वजह से, मायोजेनिक रेस्पॉन्स था जो डायरेक्ट स्मूथ मसल को एक्टिवेट कर रहा था। और थर्ड इज इन्फिनिटी मीडिएटर्स। नेक्स्ट इज प्लेटलेट अडेशन, जो कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन था। प्राइमरी हीमोस्टेसिस वो कैसे हुआ, प्लेटलेट का अडेशन कैसे स्टार्ट हुआ, वन बिलियन फैक्टर के साथ बाइंड होने से बाय द ग्लाइकोप्रोटीन 1b, और ये वन बिलियन फैक्टर रिलीज होता था एंडोथेलियम से एंड इसने बाइंड किया कोलेजन से। कोलेजन से बाइंड होने के बाद इसने प्लेटलेट के साथ बाइंड किया। जैसे प्लेटलेट के साथ बाइंड हुआ तो उसकी शेप में चेंज होना स्टार्ट हो गया। शेप में क्या चेंज हो, वो डिस्क से फ्लैट हो गई, और साथ साथ में उसमें जो सेकंड रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a वो सरफेस पे आया और वो बाइंड करता है फाइब्रिनोजन से, और वो फाइब्रिनोजन अगेन जो अदर प्लेटलेट है उसके ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a से बाइंड करता है। जैसे कॉन्फर्मेशन चेंज और एक्टिवेशन हो जाता है तो वहां से रिलीज क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं। ग्रेन्यूल्स के अंदर जो भी एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो भी होता है ये सब रिलीज हो जाता है। साथ साथ में अदर वॉल्वेंट फैक्टर वो भी रिलीज हो जाएगा, और अदर जो टिश्यू रिपेयर वाले फैक्टर हैं वो सब रिलीज हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडीपी है ये अगेन एक्टिवेट कर देंगे किसको, रिक्रूटमेंट ऑफ द प्लेटलेट्स को। अब नाउ वी कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था उसमें, दैट इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और फिब्रिन डिपोजिशन। उसका आपको पता है कि अगर इंजरी है तो वहां से टिश्यू फैक्टर ऑलरेडी है, फैक्टर 3 ऑलरेडी है, जिसने
कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे कि थ्रोम्बिन एक्टिवेशन होगा और ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होके जो कि फैक्टर 2 है वो एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजन से फिब्रिन में, फैक्टर 2 को एक्टिवेट कर देगा और ये फिब्रिन बाद में कैल्शियम के साथ और फैक्टर 13 जो कि थ्रोम्बिन ही एक्टिवेट करेगा फैक्टर 13 को भी, उसके साथ होगे स्टेबलाइज फिब्रिन मेसवर्क बना देते हैं। और फिर लास्ट स्टेप है दैट इज क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रेस्टोरेशन। इसमें क्या होता है, उसको आपको पता है कि क्लॉट बहुत ज्यादा नहीं बनना चाहिए जिससे कि ऑब्सक्योर ना हो जाए, तो वहां पे फिब्रिनोलाइसिस वाले स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्या एंडोथेलिन रिलीज करेगा टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर को और साथ साथ में फैक्टर 12 भी इसको एक्टिवेट कर देता है प्लाज्मिन में और ये प्लाज्मिन फिब्रिन को डिग्रेड कर देता है और इस तरह से धीरे धीरे रेस्टोरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये समरी है कोगुलेशन की। कोगुलेशन कैसे होता है, आपने दो पाथवे पढ़े हैं ज्यादातर, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे बड़ा होता है और इससे पीटीटी ऑब्जर्व होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे छोटा पाथवे जिसमें पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और दोनों पाथवे का कॉमन पाथवे होता है जहां से एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 का। इंट्रिंसिक पाथवे है जिसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जो वाइल के अंदर वो ग्लास बीड्स होती है उसमें होता है, जो फैक्टर 12 को, फैक्टर 11 को और फिर फैक्टर 9 को, और फैक्टर 9 फैक्टर 8 के साथ फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है। इन एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होता है कि टिश्यू फैक्टर की जरूरत पड़ती है, टिश्यू फैक्टर होता है जो कि एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 7 को, और ये फैक्टर 7 टिश्यू फैक्टर के साथ मिलकर एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 10 को, और फैक्टर 10 फैक्टर 5 के साथ मिलके एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 2 को, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 1 को, फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में।